हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड को डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं फाई एक अदिश फलन है जो एक्स वाई जेड कहें या u1 u2 u3 का फंक्शन है। तो फाई क्या है, एक अदिश फलन है और इस फाई में दूरी के सापेक्ष अधिकतम जो परिवर्तन की जो दर है उसे ही हम क्या कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो अदिश फलन फाई में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा सिस्टमेटिकली लिखूंगा। तो देखो, जैसा हमने आपको परिभाषा में बताया था कुछ वैसे ही हमने डिफाइन किया है कि किसी अदिश फलन फाई के आकाश में दूरी के सापेक्ष जो अधिकतम परिवर्तन की जो दर है उसे ही हम क्या कहते हैं, अदिश फलन की प्रवणता। ऐसा ही हमने आपको परिभाषा में बताया था। अब ये जो ऊपर हमने लैंग्वेज लिखाई है इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई मतलब अदिश फलन की प्रवणता जो है उसको हम लिखेंगे डेल वेक्टर फाई। मतलब ग्रेडियंट जो है इसको हम डेल वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई और इक्वल्स टू डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। तो देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे आगे की जो टर्म्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब हम यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की कल्पना कर रहे हैं। तो जेड एक्स में हमारे पास थोड़ी कम स्पेस है तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे किया है। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में ये u1 वक्र है, ये u2 वक्र है और इसको हम u3 वक्र बोलेंगे। और तीनों देखो एक दूसरे को 90 के एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में दो पृष्ठ लेंगे हम। इसको हम S1 पृष्ठ कहेंगे और दूसरा जो पृष्ठ है इसको हम S2 पृष्ठ कहेंगे। इस पे एक पॉइंट हमने लिया है, इसको पॉइंट P कहेंगे। इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है और इस पे भी हमने एक पॉइंट लिया है R और इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश क्या हो, जैसे यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो dr वेक्टर हो और इसकी डायरेक्शन ये, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसको, ओरिजिन को o से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में p का स्थिति सदिश क्या हो गया, r वेक्टर और r का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। और S1 जो पृष्ठ है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, इस पे जो अदिश फलन का मान है वो फाई है और यहाँ से यहाँ तक चलने में अदिश फलन के मान में एक थोड़ा सा चेंज आता है। तो इस पे मान लेते हैं अदिश फलन का मान फाई प्लस डी फाई है। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो, हमने लिखा है कि ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई। तो अदिश फलन में देखो, ये अदिश फलन में S1 पृष्ठ से S2 पृष्ठ पे जाएंगे तो अदिश फलन में परिवर्तन कितना हुआ, डी फाई। और दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछें तो दूरी का भाग लग जाएगा डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम, क्योंकि हमने बोला है कि दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो दूरी के सापेक्ष जो अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो P से S2 जो पृष्ठ है इस पे हम लंब डालें जिसकी लंबाई मान लेते हैं dn है। तो हमेशा जो अधिकतम जो परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा लंबवत डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप, क्योंकि परिवर्तन की दर अधिकतम कब होगी, जब दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। तो दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी न्यूनतम कब होगी, जब दोनों के बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप यही किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम डी एन कैप से और यहाँ से इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। यहाँ से ये एंगल जो है थीटा मान लेते हैं।
तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता की सबसे पहले हमने डिफाइन किया और इसी डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे डिफाइन किया है। तो देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी अदिश फलन के आकाश में दूरी के सापेक्ष जो अधिकतम परिवर्तन की जो दर है उसे ही कहते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। क्योंकि अधिकतम जो परिवर्तन की जो दर होती है हमेशा दोनों पृष्ठों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। मतलब जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तब परिवर्तन की जो दर है वो अधिकतम होगी। तो डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप, क्योंकि ग्रेडियंट जो फाई है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन को भी हमें एन कैप, यहाँ पे हमने लंबवत जो डायरेक्शन है इसको भी हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है कि माना S1 व S2 दो समदिश पृष्ठ हैं। समदिश पृष्ठ क्यों हैं? क्योंकि इस पूरे पृष्ठ पे जो अदिश फलन का मान है वो फाई है और इस पूरे फलन पे जो पृष्ठ पे अदिश फलन का जो मान क्या है फाई प्लस डी फाई है। तो ये एक समदिश पृष्ठ हो गया, ये एक दूसरा समदिश पृष्ठ हो गया। उसके बाद में हम लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे कि पृष्ठ S1 पे एक पॉइंट P लेते हैं जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R वेक्टर है, और एक S2 पृष्ठ पे एक पॉइंट लेंगे R जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या हो जाएगी स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। तो ये जो लाइन है, ये जो हमने अभी आपको वर्बली बताया है, उसी चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखेंगे। तो हमने बताया था आपको कि माना S1 व S2 दो समदिश पृष्ठ हैं। S1 व S2 क्या है? दो समदिश पृष्ठ हैं। क्यों है? इसको भी हमने आपको बताया था कि इस पूरे पृष्ठ पे अदिश फलन का मान कितना है? फाई है। मतलब सभी जगह समान है इसलिए समदिश है। और इस पूरे पृष्ठ पर अदिश फलन का मान क्या है? फाई प्लस डी फाई है। तो इस पूरे पृष्ठ पे कहीं पे भी आप इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप जाओगे तो अदिश फलन का मान कितना मिलेगा? फाई प्लस डी फाई मिलेगा। तो यही हमने लिखा है कि जिन पर अदिश फलन के मान जो है क्रम से फाई व फाई प्लस डी फाई है। तो यही हमने आपको बताया। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि P और R दो पॉइंट लेते हैं जिनके जो स्थिति सदिश हैं R वेक्टर और R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर हैं। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष S1 व S2 पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं P व Q के स्थिति सदिश क्या है? R वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। यही हमने आपको बताया था। इसके बाद में हमें अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में क्या होगी, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या हमने अभी डेफिनेशन से आपको डिफाइन किया था कि प्रवणता की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस इक्वेशन 1 से आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में दोनों साइड डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेने पर, तो समीकरण 1 का दोनों ओर से डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेने पर, तो देखो इसका दोनों ओर से डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर। इसी को हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू, देखो लिखेंगे डी फाई बाई डी एन इंटू एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसका हमने क्या किया? दोनों साइड से डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म काफ़ी लंबी हो जाएगी तो यहीं से लिख सकते हैं डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा डी फाई बाई डी एन। अब देखो इस डॉट प्रोडक्ट को हम खोलें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अब कभी आपने सोल्व किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको लिखते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, कुछ ऐसा होता है। तो डी फाई बाई डी एन इसका डॉट प्रोडक्ट हम खोलेंगे
तो एन कैप का मोड इंटू डी आर वैक्टर का मोड इंटू कोस थीटा। तो डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी एन। अब देखो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मोड की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और डी आर वैक्टर का क्या हो जाएगा, डी आर कोस थीटा। अब देखो इस डी आर कोस थीटा को हमें इस ट्राइंगल में किसी अन्य वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो ये जो एंगल है हमने S1 प्लस से इस प्लस पे हमने लंब डाला है या परपेंडिकुलर है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है वो π/2 है। π/2 के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो हमें कर्ण पता है डी आर वैक्टर है, और जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, आधार। तो आधार हमें पता है डी एन वैक्टर है, आधार पता है। अब देखो आधार पता है, कर्ण पता है, तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो लाल बटे कक्का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा इक्वल्स टू होता है, क्या हो जाएगा, आधार डी एन वैक्टर अपॉन डी आर। ये ऐसे कहते हैं डी एन अपॉन डी आर, वैक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो ये ज्योमेट्री आपको बतानी पड़ेगी। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में कोस थीटा इक्वल्स टू क्या निकाला आपने, डी एन अपॉन डी आर, डी एन अपॉन डी आर। तो देखो डी एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डी आर कोस थीटा। ध्यान से देखते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन 3 से डी आर कोस थीटा की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एन लिखेंगे। तो देखो डी एन की जगह डी आर कोस थीटा लिखेंगे, तो डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा डी फाई बाई डी एन इंटू डी एन ही हो जाएगा, डी आर कोस थीटा की जगह डी एन लिख, तो डी एन से डी एन कैंसिल हो गया। तो डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, डी फाई हो गया। इसको इक्वेशन 4 देंगे। अब देखो इससे आगे प्रोसीड होने के लिए ये जो पार्ट है इसको हमें मतलब इरेज करना पड़ेगा। जो फाइनल जो इक्वेशन आई है डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू आया डी फाई वैक्टर। अब देखो चूंकि जो फाई जो है अदिश फलन जो है वो किसका फंक्शन है, जैसे हमने u1, u2 और u3 का फंक्शन है, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे कंसीडर किया था। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को हमने यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके जो निर्देशांक है u1, u2, u3 हैं। तो देखो अगर हम d5 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमने जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें भी हमने d5 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो जब इसका अवकलन करते हैं तो ये आंशिक अवकलन होगा, मतलब अगर फाई ए की u1 का फंक्शन होता तो d5 बाई du1 हो जाता, लेकिन ये u1, u2, u3 तीनों का फंक्शन है तो सबका थोड़ा थोड़ा क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डेल फाई बाई डेल u1 इंटू क्या हो जाएगा, du1, और दूसरा हो जाएगा डेल फाई बाई डेल u2 के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटू du2। तीसरा हो जाएगा डेल फाई बाई डेल u3 इंटू du3। अब देखो ये जो वैल्यू है इक्वेशन 4 में रखेंगे, देन इक्वेशन जो 4 है, इक्वेशन 4 जो है क्या बन जाएगी, देखो डेल फाई डेल वेक्टर डॉट फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे डी फाई की, डेल फाई बाई डेल u1 du1 प्लस डेल फाई बाई डेल u2 du2 प्लस डेल फाई बाई डेल u3 du3। इसको इक्वेशन 5 देते हैं। अब मान लेते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में डेल फाई की जो वैल्यू है ये हम मान के चल रहे हैं, तो लिखते हैं कि माना लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में डेल फाई की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं g1 e1 का प्लस g2 e2 का प्लस g3 e3 कैप है।
अब देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये हम मान के चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब ग्रेडियंट जो फाई है वही तो हमें लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में उसकी क्या एक्सप्रेशन होगी वही तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये हम मान के जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, माना उसके पिताजी की आयु x है, तो उसके बाद में x की वैल्यू को ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट जो फाई की है उसकी वैल्यू ये मान लेते हैं, और लांबिक वक्र तथा लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में dr वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है, लास्ट क्लास में हमने निकाला h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप, ये होती है। लास्ट क्लास में हमने इसको कैलकुलेट किया था। तो इसको इक्वेशन 6 और इसको इक्वेशन 7 देंगे। तो इक्वेशन देखो 5 में इक्वेशन 6 और 7 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले डेल फाई की वैल्यू रखेंगे, तो जी1 ई1 कैप प्लस जी2 ई2 कैप प्लस जी3 ई3 कैप, ये तो डेल फाई की वैल्यू हो गई। और डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप इक्वल्स टू, देखो डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू, हम डेल फाई की तो ये हो गई और डी आर वैक्टर की वैल्यू हो गई, मतलब ग्रेड फाई की वैल्यू भी हो गई, डी आर वैक्टर की वैल्यू हमने रख दी। इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और बराबर किसके है, डेल फाई बाई डेल u1 du1 प्लस डेल फाई बाई डेल u2 du2 प्लस डेल फाई बाई डेल u3 du3। अब देखो जी हमने इक्वेशन 5 में डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, उसके बाद में इसका जो राइट हैंड साइड है वो ऐसे कैसे हमने यहाँ पे रखी है। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, E1 कैप डॉट E1 कैप 1 हो जाएगा, E1 कैप डॉट E2 कैप 0 हो जाएगा, E1 कैप डॉट E3 कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम का ही प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो G1 H1 du1 प्लस E1 कैप डॉट E1 कैप हो गया, दूसरा हो जाएगा G2 H2 du2 E2 कैप डॉट E2 कैप। तो G2 H2 du2 E2 कैप डॉट E2 कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस G3 H3 du3 E3 कैप डॉट E3 कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल u1 du1 प्लस डेल फाई बाई डेल u2 du2 प्लस डेल फाई बाई डेल u3 du3। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में du1 du2 व du3 के जो गुणांक हैं उसकी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में du1 du2 du3 के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखो इधर du1 का गुणांक क्या है, G1 H1, और इस इधर du1 का गुणांक क्या है, डेल फाई बाई डेल u1। तो G1 H1 बराबर डेल फाई बाई डेल u1। तो देखो G1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/H1 डेल फाई बाई डेल u1। सिमिलरली हम du2 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें आएगा G2 H2 बराबर डेल फाई बाई डेल u2, और किसके बराबर आएगा, G2 बराबर हो जाएगा 1/H2 डेल फाई बाई डेल u2। ऐसे ही हम G3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, G3 इक्वल्स टू 1/H3 डेल फाई बाई डेल u3। मतलब सिमिलरली ऐसे ही कंपेयर करके। अब देखो G1 G2 और G3 की जो वैल्यू है वो इस समीकरण में रखेंगे तो हमें ग्रेडियंट जो फाई की जो वैल्यू है वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में हमें मिल जाएगी। तो हम इसको इरेज करते हैं और उससे आगे प्रोसीड करते हैं। G1 G2 और G3 की जो वैल्यू है यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू है हमें लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में मिल जाएगी। तो डेल फाई ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल वेक्टर फाई
इक्वल्स टू G1 की जो वैल्यू है वो है 1/H1 डेल फाई बाई डेल U1, 1/H1 डेल फाई बाई डेल U1 E1 कैप। अब देखो मैं E1 कैप को यहाँ पे भी तो लेके जा सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U2। सिमिलरली G2 की जो वैल्यू रखेंगे तो रखेंगे 1/H2, तो हो जाएगा E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस सिमिलरली G3 की वैल्यू रखेंगे E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई बाई डेल U3। तो ये जो ग्रेडियंट जो फाई की जो वैल्यू है ये किस में आ गई, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों में अदिश क्षेत्र की प्रवणता का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जो डेरिवेशन आज की गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।